नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। किसी भी देश को अगर वैश्विक शक्ति बनना है तो उस देश को विकसित होना बहुत जरूरी है। जी हां, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इसी को देखते हुए अगर किसी भी देश को विकसित होना है तो उस राज्य का भी विकसित होना बहुत जरूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है वो लगातार राज्यों के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर उस राज्य के विकास के हर क्षेत्र में उसका सहयोग कर रही है, अपना योगदान पूरी तरीके से निभा रही है। इसी को देखते हुए अभी हाल ही में 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीकानेर का दौरा किया। बीकानेर के देशनोक स्टेशन पहुंचे, वहां पर देशनोक स्थित करणी माता मंदिर के दर्शन किए। साथ ही यहां पर पलाना में जो जनसभा थी उस जनसभा को संबोधित किया और 26,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। साथ ही 103 जो अमृत भारत स्टेशन है उनका उद्घाटन किया, जो पुनर्विकसित स्टेशन अभी हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे को लेकर इस विषय पर विशेष बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं। मैं जल्दी से उनका आपको परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ विकास पुरवार जी मौजूद हैं। आप मंडल रेल प्रबंधक जयपुर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 28 साल से भारतीय रेलवे में अपनी सेवा बड़ी ही कर्तव्य निष्ठा के साथ कर रहे हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, विकास जी के बाद में मैं परिचय करवाना चाहूंगा अर्चना शर्मा जी का। अर्चना जी पिछले 25 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी हुई है और राजस्थान के हर एक क्षेत्र में मजबूती के साथ अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज हमारे प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं। अर्चना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना जी के बाद में रुख करेंगे शिवांग जी की और शिवांग चतुर्वेदी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप पिछले 10 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और रेलवे, यातायात, परिवहन, जितने भी ये जो क्षेत्र हैं इन पर आप मजबूती से अपनी पकड़ रखते हैं। शिवांग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पलाना में जो जनसभा को संबोधित किया, उस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए और क्या कुछ विचार उन्होंने साझा किए, आइए देखते हैं इस विशेष वीडियो क्लिप में। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हो रहा है उसका हमारे राजस्थान को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। आज राजस्थान के गांव-गांव में अच्छी सड़कें बन रही हैं, बॉर्डर के इलाकों में भी शानदार सड़कें बन रही हैं। इसके लिए बीते 11 साल में अकेले राजस्थान में करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए भी केंद्र सरकार इस साल करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये 2014 से पहले की तुलना में 15 गुना अधिक है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहां से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। आज ही कई इलाकों में स्वास्थ्य, जल और बिजली से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य है हमारे राजस्थान के शहर हो या गांव तेजी से उन्नति की ओर बढ़ सके। राजस्थान के युवाओं को उनके शहर में ही अच्छे अवसर मिल सके। साथियों, राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए भी डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स के लिए यहां भजनलाल जी की सरकार ने नई औद्योगिक नीतियां जारी की है।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में गत दशक रहा है प्रगति का, विकास का और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का। इसका लाभ राजस्थान को भी मिला है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 23,400 करोड़ रुपए से अधिक की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर रहे हैं। फौज की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक तेज और बेहतर आवाजाही के लिए तनोट, रामगढ़, जैसलमेर, मोकल सरकारी तला, बाड़मेर से गागरिया एवं गागरिया से मुनाबाव के चौड़ाईकरण कार्य से देश की सामरिक शक्ति को बल मिलेगा। श्री गंगानगर, राय सिंह नगर के चौड़ाईकरण से सीमावर्ती राज्य पंजाब और राजस्थान के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अमृतसर जामनगर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर पर देवगढ़ से राजस्थान गुजरात सीमा से कांडला और मुंद्रा बंदरगाहों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। 4 लेन भीम से बघाना, मादा की बस्ती से गोमती और खेरवाड़ा से डूंगरपुर सागवाड़ा तथा 12 राज्य राजमार्गों के विकास कार्य से शहरों और गांवों से आवाजाही बेहतर होगी। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। टूरिज्म को, यहाँ के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। शिंभू का भुर्ज सोलर प्लांट से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। नीमच सोलर पार्क एवं बीकानेर कॉम्प्लेक्स से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम फतेहगढ़ 2 में परिवर्तन क्षमता के विस्तार और राजपुरा एवं सरदा में ग्रिड सब स्टेशन और उनकी लाइनों से राजस्थान में बिजली की आपूर्ति पूरी होगी। माही परियोजना के सुदृढ़ीकरण से किसानों को 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होगा। राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और धौलपुर में नर्सिंग कॉलेज से आरोग्य सेवा में सुधार आएगा। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं म्याजलार जैसलमेर एवं सुंदराम म्याजलार खंड और गोटन साथिन राज्य राजमार्ग के विकास से आवाजाही सुगम होगी। अजमेर नागौर खंड के पुष्कर बाईपास पर 3 BUP से यहाँ लगने वाले जाम से निजात मिलेगा। जैसलमेर बाड़मेर कॉम्प्लेक्स से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम तथा कलासर, नावा और बीकानेर में सोलर प्रोजेक्ट से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ऐसी कई परियोजनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान की डबल इंजन सरकार अमृत काल में राजस्थान को संपन्न राज्य बनाएगी। तो आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पलाना में जो जनसभा हुई थी उसको संबोधित किया और ये बताया कि जो केंद्र सरकार है वो राजस्थान के विकास के पथ पर राजस्थान को पहुंचाने के लिए किस तरीके से सहायता कर रही है और कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर विकसित राजस्थान बनाने में अपनी किस तरीके से भूमिका अदा कर रही है। चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। विकास जी, सबसे पहले आप तीनों से मेरा एक ही प्रश्न रहेगा शुरुआत में, कॉमन प्रश्न है। विकास जी, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बीकानेर का दौरा रहा उसको आप किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री जी का जो बीकानेर का दौरा रहा, स्पेसिफिकली जो देशनोक स्टेशन पे उनका दौरा था, वो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दौरे में प्रधानमंत्री जी ने बीकानेर से मुंबई के लिए जाने वाली एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन का फ्लैग ऑफ किया। इसके अलावा कुल 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन वर्चुअली उन्होंने उद्घाटन किया। उस प्रोग्राम में भारतीय रेलवे के सभी जोनल रेलवेज़ के जो स्टेशन से सम्मिलित थे, वहाँ के सभी ऑफिसर्स, स्टाफ और भारी संख्या में जन सैलाव जुड़ा हुआ था। मैं उस प्रोग्राम को भारतीय रेलवे के विकास में एक महत्वपूर्ण सीढ़ी समझता हूँ और ये 103 स्टेशनों में बहुत ही सुनियोजित तरह से जो विकास, पुनर्विकास का कार्य हुआ है वो इन स्टेशनों पे संपन्न हुआ और उसका उस दिन विधिवत उद्घाटन हुआ है। जी विकास जी, आपके साथ में विस्तार से चर्चा करेंगे अमृत भारत स्टेशन को लेकर, लेकिन फिलहाल शिवांग जी, आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये दौरा है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजस्थान के लिहाज से प्रधानमंत्री का प्रदेश में आना अपने आप में विकास को एक नई गति देना है। और अमृत भारत स्टेशन योजना में शुरुआत में जो 103 स्टेशनों का, 108 स्टेशनों का जो उद्घाटन हुआ है, वो
और स्टेशनों के बहुत जल्दी पूरा होने के लिए एक नई गति देगा। और ये एक तरीके का ऐसा ये भी कह सकते हैं कि इन स्टेशनों को जो विकसित कर दिया, जिनकी शुरुआत हो गई, उद्घाटन हो गया, इनसे रिव्यू भी कहीं ना कहीं हद तक किया जाएगा कि भाई जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है वो किस तरीके से यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। जी, यात्रियों के लिए किस तरीके से फायदेमंद होगा और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, बिल्कुल इसके बारे में और चर्चा करेंगे। लेकिन अर्चना जी, सीमांत दौरे पर रहे, बीकानेर को चुना गया और बीकानेर में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न सिर्फ विकास कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास किया बल्कि जनसभा को संबोधित भी किया और जनसभा में भी ओजस्वी तरीके से जनता में एक नई ऊर्जा और विकास का एक नया संचार किया। बिल्कुल, ये अगर देखें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉलिटिकल मैसेज, डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने एक मैसेज दिया। जिस तरह से बॉर्डर पर आकर, सरहद पर आकर उन्होंने एक हुंकार भरी, जिसको बोल सकते हैं हम, और उन्होंने हर उस चीज का जवाब दिया जो कि एक ऑपोजिशन भी उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह कर रहा था और इंटरनेशनल मैप पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे थे। उन्होंने हर चीज का बारीकी से जवाब दिया। एक तो पहलगाम अटैक के जस्ट 1 महीने बाद ये वाला उनका दौरा था, उसी दिन 1 महीना कंप्लीट हुआ और उन्होंने बोला ये उसी का रिस्पांस है, किस तरह से 9 जो उनके आतंकवादी अड्डे थे वो 22 मिनट में सारे उनको तबाह कर दिया गया। पहला उनका ये था। दूसरी बात, उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी, इंडस वाटर ट्रीटी पे भी बोले 1 बूंद पानी नहीं मिलेगा। उसके बाद उन्होंने जिस एक एक करके चीजें गिनाई। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने बोला ये ऑपरेशन सिंदूर आज के टाइम का न्याय है, यानी उसने बोला भारत की तरफ से केपेबल, भारत की तरफ से एक रिस्पांस है। अगर फिर से टेरर अटैक होता है तो किस तरह से रिस्पांस मिलेगा, पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को, दोनों को भुगतना पड़ेगा। तो एक एक चीज, एक एक पॉइंट वो क्लियर करके वो आगे बोलते गए हैं, जो मुझे लगता है कि बॉर्डर से एक पड़ोसी देश के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था। जी बिल्कुल, राजस्थान की सीमा से पड़ोसी देश को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था। बिल्कुल सही बताया आपने। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा है उसके बारे में भी आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन विकास जी, अमृत भारत स्टेशन, लगातार आज़ादी के हमने अमृत महोत्सव मनाया, उसी का एक पार्ट है कि अमृत भारत स्टेशन पूरे देश के करीबन 1300 से ज़्यादा स्टेशन इस अमृत भारत स्टेशन योजना से जुड़े हुए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, आखिर जो रेलवे स्टेशन एक पहले जो कॉमन था, अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? क्या कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो अब मिलने लगेगी? देखिए, भारतीय रेलवे में जी 1300 से अधिक स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित करने का जो संकल्प लिया गया था, उस संकल्प के दौरान, उसके तहत हमारे राजस्थान के टोटल 85 स्टेशंस, 85 स्टेशंस में ये स्टेशंस विकसित किए जाने का प्रोग्राम है। और उसमें से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो कुल 77 स्टेशन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के इस योजना के तहत विकसित किए जाएंगे। जो एक इन स्टेशनों को विकसित करने का जो एक सरकार का संकल्प है, या जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि जो निम्न और मध्यम आय वाले वर्ग के लोग हैं उनको एयरपोर्ट के तरह फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड कर सकें। सरकार का ये संकल्प है कि इन स्टेशंस पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम लोग उसको मॉडर्नाइज करें, उसको अच्छा बनाएं, जिससे हमारी यात्री सुविधाओं में काफ़ी विकास हो सके। इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए इस पूरे योजना को अंजाम दिया जा रहा है। और राजस्थान की जो 8 स्टेशन का जो उद्घाटन किया है उन्होंने, पुनर्विकसित स्टेशन है, उसका आपको क्या लगता है कि राजस्थान में जो रेलवे की तरफ से विकास का जो पथ होगा वो कितना आगे बढ़ेगा? देखिए, जब स्टेशन विकसित होंगे तो स्टेशन के अराउंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मतलब स्टेशन को विकसित करने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, या जैसे हम लोग स्टेशन पे जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, हम एग्जांपल लें जैसे कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड जो कि यात्री सुविधाओं को बढ़ाएगा, तो इन सभी सुविधाओं को विकसित करने में उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है और उस स्थान के लोग भी, उनको बहुत फ़ायदा मिलता है और वहाँ के जो पैसेंजर्स हैं उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ स्टेशन पर मिलेंगी और वो स्टेशंस हैं वो पूरे उस शहर के एक सिटी सेंटर या कॉमर्शियल हब के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बताया आपने। अमृत भारत स्टेशन को लेकर कुछ विजुअल्स भी है जो कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे। शिवांग जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जैसा कि विकास जी ने बताया
कि अब रेलवे जो स्टेशन है वो इस तरीके से बनाने हैं कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में कोई विभेद ना रहे। ये मध्यम वर्ग निम्न वर्ग के लिए कितना कुछ अपनी भूमिका अदा कर पाएगा? देखिए, अभी जो सरकार का जो कॉन्सेप्ट है और जो रेलवेज का कॉन्सेप्ट है कि भैया स्टेशनों को हम इतना इजी एक्सेस कर दें वहाँ पर लोगों की कि लोग आने से पहले सोचे नहीं। आज से पहले हम देखते थे कि लो लेवल प्लेटफॉर्म होता था, आदमी को प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के अंदर चढ़ने में उतरने में बड़ी दिक्कतें आती थी, प्लस शेल्टर नहीं होते थे प्रॉपर। पता चला प्लेटफॉर्म बहुत छोटा सा है और उसमें ही शेल्टर नहीं है, तो बारिश में आदमी भीग रहा है, परेशान हो रहा है। लेकिन अब जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं उनमें बेसिक अमेनिटीज़ का इतना अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है कि वास्तव में जो और है भी है कि अगर स्टेशनों पर मिनिमम अमेनिटीज़ भी मिलेंगी पैसेंजर्स को तो पैसेंजर बिल्कुल आराम से अपना सफ़र तय कर सकता है। लेकिन यहाँ इससे भी ज़्यादा ये लोग अपने न सिर्फ टिकटिंग रेवेन्यू को, नॉन टिकटिंग रेवेन्यू को भी बढ़ाने के लिए स्टेशनों पर क्या और नया हो सकता है जो एक कम्यूटर के लिए, एक यात्री के लिए लाभदायक हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके इनको विकसित किया जा रहा है जी। और बहुत अच्छा कुल मिला के सरकार रेलवेज इस पर फोकस कर रही है जी। बहुत जल्दी कुल मिलाकर मल्टीटास्किंग सेंटर बनाया जा रहा है, एक तरीके से यात्रियों के लिए भी हो और पर्यटकों को भी पूरी सुविधाएं मिले। अर्चना जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। 26,000 करोड़ की जो विकास परियोजनाएं हैं उनकी घोषणा की गई, कुछ विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया, कुछ का शिलान्यास किया गया। राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में ये जो योजनाएं हैं वो अपनी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली? देखिए, राजस्थान का जो सबसे प्रमुख जो चीज़ है पानी, अगर बात करें तो उस दिन जो सारी चीज़ें जो पानी पे भी फोकस रहा। बिल्कुल। अगर अभी हम बात करें, समर्स गर्मियाँ चल रही हैं, पानी का एक जो है बड़ा मुद्दा है, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें एड्रेस करी कि किस तरह से यहाँ पर राजस्थान के जो पश्चिम राजस्थान है वहाँ पर किस तरह से क्राइसिस रहता है, हम लोग कौन कौन सी परियोजना के इसके तहत यहाँ पर पानी का सप्लाई वो कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो बात करें रोड्स का भी उन्होंने बात करी कि जो नया एक्सप्रेसवे बना है पंजाब और राजस्थान को कनेक्ट करते हुए, तो किस तरह से यहाँ पर लोगों को उस कनेक्टिविटी का फायदा होगा। तो अगर हम बात करें, राजस्थान एक टूरिस्ट स्टेट है और आप किस तरह से उसको पूरी पैन इंडिया से आप कनेक्ट कर रहे हो, तो एक्सप्रेसवे की चर्चा करना स्वाभाविक था क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ऑलरेडी डिस्कशन में है। लेकिन उन्होंने किस तरह से पंजाब से उसको कनेक्ट किया और बताया कि किस तरह से यहाँ के लोगों को, क्योंकि पंजाब का बॉर्डर कनेक्ट हो रहा है श्री गंगानगर से, यहाँ का जो सरहद के इधर से अपना राजस्थान और बॉर्डर कनेक्टेड है, तो उसका उन्होंने बताया कि किस तरह से लोगों के लिए ये एक सुगम व्यवस्था की जा रही है। पानी के ऊपर बात करें तो प्रोस्पेक्ट्स जो है, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स है, किस तरह से स्टेट के बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों का आवागमन इजी होगा, ट्रेड बढ़ेगा, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, जॉब्स नए क्रिएट होंगे। तो पूरा एक पैन उसको बोले 360 डिग्री पे उन्होंने अच्छे से ये वाली चीज को एक्सप्लेन किया। मतलब राजस्थान का जो विकास का जो हर क्षेत्र है उसको उन्होंने छुआ और हर क्षेत्र में कुछ न कुछ योजना है, कुछ न कुछ विकास जो कार्य हो रहे हैं उनका शिलान्यास किया, लोकार्पण किया और उद्घाटन किया। और संकल्प यही है कि भारत को 2047 तक विकसित बनाना है, तो राज्य को भी बनाना बहुत जरूरी है। विकास जी, एक समय था जब भारत में जो रेलवे नेटवर्क था बहुत कम था, लेकिन पिछले 10-11 सालों की बात करी जाए तो जो रेलवे नेटवर्क है उसमें एक अभूतपूर्व विकास देखने को मिला है। देखिए, पिछले 11 वर्षों में कुल 34,000 किलोमीटर नई रूट किलोमीटर जो रेलवे की है वो ऐड हुई हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ये 34,000 किलोमीटर जो रूट किलोमीटर है, ये आप जर्मनी में टोटल जो रेलवे का नेटवर्क है जी, उससे भी ज़्यादा नेटवर्क हमारे देश में पिछले 11 सालों में ऐड हुआ है। और इस सब के लिए गवर्नमेंट ने रेलवे को काफ़ी संख्या में कैपेक्स अलॉट किया है और निरंतर राजस्थान में और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में हम लोग दोहरीकरण कहें या विद्युतीकरण कहें,
अब हम लोगों का ज़्यादातर जो सेक्शन है, रेल का खंड है, वो विद्युतीकरण हो चुका है और विद्युतीकरण होने के बाद रेलवे की जो ट्रेन्स हैं वो इलेक्ट्रिक इंजन्स पे रन की जा रही हैं। उससे हम लोगों को मोबिलिटी में तो सहारा मिल ही रहा है, इसके साथ ये पर्यावरण अनुकूल भी ट्रांसपोर्ट मोड है। जी बिल्कुल। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो स्टेशन, फिलहाल 1300 से ज़्यादा स्टेशन इसकी कतार में अमृत भारत स्टेशन का, लेकिन धीरे धीरे सारे देश के जो स्टेशन हैं, देश के सारे जो स्टेशन हैं उनको भी इसी कतार में लाया जाएगा। शिवांग जी, एक समय था जब राजस्थान में यातायात की जब कल्पना करते थे तो लगता था कि राजस्थान में सिर्फ रेतीले धोरे हैं और वहाँ पे आवागमन के साधन बहुत कम है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में राजस्थान में चाहे सड़क यातायात की बात करें, चाहे रेलवे यातायात की बात करें, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात करें, राजस्थान की जो कनेक्टिविटी है न सिर्फ दूसरे राज्यों से हुई है बल्कि कई देशों से हुई। बिल्कुल विकास, मतलब इसमें सबसे ज़रूरी तो मैं पूरे उसमें पिछले 10 साल में जो इलेक्ट्रिफिकेशन राजस्थान में हुआ है वो काबिल तारीफ है। मतलब आज राजस्थान में उत्तर पश्चिम रेलवे में 98% जो रेलवे नेटवर्क है वो इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। कुछ जो थोड़ा बहुत बीकानेर मंडल में जो बचा हुआ है वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसका सबसे बेनिफिट जो हुआ है वो यात्रियों को ये हुआ है कि जो उन पहले समय लगता था ट्रेनों को पहुंचने में और भी कई तरीके की जो परेशानियों से उनको वो करना होता था, अब वैसा नहीं है। अब ट्रेनें एडवांस स्पीड से चल, सेक्शन को इतना एडवांस कर दिया है, सिग्नलिंग सिस्टम को इतना एडवांस कर दिया है, प्लस सोने पे सुहागा कहेंगे कि उस इलेक्ट्रिफिकेशन ने उसमें सोने पे सुहागा का काम किया है। ना ट्रेन अनावश्यक कहीं रुकती आउटर, पहले हम देखते थे कि ट्रेनें एक घंटा 1.5 घंटा आउटर पे खड़ी हुई है, पता नहीं है कब चलेंगी कब नहीं चलेंगी। बट अब रेलवे बोर्ड लेवल पे, मतलब दिल्ली से सेंट्रल खुद मिनिस्ट्री वो एक ट्रेन की जो पंक्चुअलिटी है उसको मॉनिटर करती है, फिर जोनल रेलवे भी अपने स्तर पर, मंडल रेलवे अपने स्तर पर। तो मतलब कुल मिला के ये है कि ट्रेनों की स्पीड बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, करीबन 1000 किलोमीटर का हमारा जो वो डबलिंग गेज कन्वर्जन वगैरह सब हुआ है। जी बिल्कुल। शिवांग जी, आपसे रेलवे की तो खैर बात कर ही रहे हैं, आपसे सड़क यातायात कैसा है, एयर कनेक्टिविटी कैसी, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अर्चना जी आपके पास मैं आना चाहूँगा। 26,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं। जैसा कि हमने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनसभा को संबोधित किया, तब कहा कि हमें गांव-गांव ढाणी-ढाणी का विकास करना है, क्योंकि जब तक जड़ों से विकास नहीं होगा तब तक हम जो राज्य स्तर का विकास है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी अपने हर भाषण में एक बहुत उनका एक इम्पोर्टेंट स्लोगन है जिसकी बात करते हैं, विकसित राजस्थान विकसित भारत। तो मतलब ये उन्होंने एक बॉन्ड, वो कनेक्टिविटी बना दी है कि यानी अगर राजस्थान डेवलप होगा भारत डेवलप होगा। आज राजस्थान के हर चीज़ की उन्होंने बात भी करी है कि राजस्थान में अगर माइनिंग की बात करें तो लिथियम मिल रहा है, सोना मिल रहा है, तो ये सारे अपने आप में बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट बताते हैं स्टेट को। अभी तक इसको बोला जाता था कि यानी पहले बीमारू स्टेट में आता था ये, है ना, और कोई बात नहीं करता था इसके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, लेकिन आज बढ़ चढ़कर इसके बारे में बात हो रही है। परियोजनाओं पे यानी एक के बाद एक अगर हम बात करें तो जिस तरह से स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं राजस्थान के लिए, तो राजस्थान एक ग्लोबल मैप पे भी जा रहा है। जिस तरह से अभी राइजिंग राजस्थान की बात हुई, काफ़ी MOU साइन हुए, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज आई यहाँ पर, तो लोगों के मन में भी एक जो कहते हैं आशा, जो एक होप आई है कि कहीं ना कहीं राजस्थान भी समृद्ध होगा। माइग्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, माइग्रेशन आज भी हम देखते हैं, काफ़ी लोग जॉब्स के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन हर भाषण में अगर प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पर विकसित हो रही हैं और क्या स्कोप है, तो मतलब एक पूरा एक ऐसा एक वो एम्बियंस क्रिएट हो रहा है कि लोगों के मन में ये विश्वास पैदा हो कि नहीं, राजस्थान में भी बहुत कुछ है, कुछ नया करने का है, तो वो भी यहाँ पर रहकर यहीं पर कुछ नई चीजें ट्राई करें। जिस तरह से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है, जो हम बात करें एविएशन, रोड, हर चीज जो डेवलप करी है, तो इसीलिए है कि यहाँ का जो व्यापार है वो भी कहीं ना कहीं स्मूथ चले। लोगों को जो दिक्कतें आ रही थी एक्सपोर्ट का, यहाँ पर बहुत अच्छा, जैसे जो बात करते हैं हम हैंडीक्राफ्ट्स का, आर्ट क्राफ्ट का,
तो लोगों ने बोला कि यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, यानी ये सारे चैलेंजेस हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई पोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है। तो उसी को हल करने के लिए आपने पूरा रोड, एयर और रेलवेज का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने का जो काम किया है वो आज सबको दिख रहा है। जी, कुल मिलाकर विकास के हर क्षेत्र को मजबूत करना है, तभी हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विकास जी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा कि हमने विकास भी और विरासत भी, इसका पूरा ध्यान रखा है अमृत भारत स्टेशन को लेकर। जो जिस राज्य में अमृत भारत स्टेशन बनाए गए हैं वहां की जो लोक कला है, संस्कृति है, उनको पूरा स्थान दिया गया वहां पर। जी विकास जी, जो भी स्टेशंस अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत विकसित किए जा रहे हैं, वहाँ पे जो लोकल आर्ट और लोकल जो हेरिटेज है, उस एलिमेंट का भी उसके आर्किटेक्चर में समावेश किया गया है। हम एक एग्जाम्पल लेके जैसे आपको बताना चाहेंगे कि जो जयपुर स्टेशन पर मेजर रिडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, उस आप जयपुर स्टेशन की सेकेंड एंट्री बिल्डिंग को देखेंगे तो जो जयपुर में जो सिटी पैलेस है या आमिर फोर्ट है, जो यहाँ का आपको जो झरोखा और जो छतरी वाला आपको यहाँ पर जो आर्किटेक्चर में एलिमेंट देखना चाहिए, वो हम लोग जयपुर स्टेशन की सेकेंड एंट्री बिल्डिंग में अभी देख सकते हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी जिस शहर की जो फेमस फोर्ट्स हैं या जो बिल्डिंग्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको हम लोगों ने उनके आधार पे आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा अमृत भारत स्टेशन के विषय में मैं यह भी ऐड करना चाहूँगा कि इन स्टेशनों में पैसेंजर सुविधाओं के लिए पूरा ध्यान रखा गया है। आप एक रेल यूज़र की तरह जब भी आप स्टेशन में एंटर करते हैं तो स्टेशन में जो सुविधाएं एक पैसेंजर एक्सपेक्ट करता है, जैसे आपको स्टेशन पर घुसते ही एक अच्छा एक सर्कुलेटिंग एरिया होना चाहिए, एक आपके पास ट्रैफिक फ्लो, यदि आप एक बिजी स्टेशन में एंटर कर रहे हैं तो प्रॉपर ट्रैफिक प्लानिंग, कैसे आप अपना व्हीकल के साथ अंदर जाएंगे और कैसे सेपरेट एग्जिट और एंट्री प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जहां भी प्लेटफॉर्म लो लेवल या मीडियम लेवल थे, उन प्लेटफॉर्म को भी हाई लेवल बनाने का प्रयास किया है। इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने फुट ओवर ब्रिज भी 12 मीटर जो फुट ओवर ब्रिज बनाए हैं, उन ब्रिजेस पे भी हम लोग उसको कमर्शियल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं। और स्टेशन बिल्डिंग पे ये आर्किटेक्चर और जो पेंटिंग्स जो बनाई गई हैं, उनमें भी लोकल कल्चर, लोकल हेरिटेज को हम लोगों ने इंपॉर्टेंस दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बताया। अभी कुछ ही देर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आपको हम एक विजुअल रिपोर्ट भी दिखाएंगे, जिससे और अच्छे से क्लियर होगा कि वाकई में क्या कुछ अत्याधुनिक सुविधाएं इन स्टेशनों में दी गई है। फिलहाल शिवांग जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। एक समय था जब राजस्थान की बात करी जाए तो राजस्थान की कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी और जो हवाई यातायात जो हमारा है वो बिल्कुल न के बराबर था। लेकिन आज राजस्थान के कई ज़िले हैं जहाँ पे एयरपोर्ट की फैसिलिटी है और वो ज़िले नेशनल और इंटरनेशनल तौर पे एयर कनेक्टिविटी के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है आपको, राजस्थान में जो इकोनॉमिक जो आदान प्रदान हो रहा है, जो इकोनॉमी का, उसमें कितना महत्वपूर्ण भूमिका ये नया राजस्थान निभा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, पहले ट्रेनों तक ही, मतलब ट्रेनों का भी प्रॉपर वो नहीं था कनेक्टिविटी हमारी, रोड भी बहुत, अब लेकिन तीनों ही, चाहे आप रोड देख लीजिए, चाहे रेल देख लीजिए, चाहे एयर कनेक्टिविटी देख लीजिए। रोड का आपने जिक्र किया है, अभी मोदी जी ने जब बीकानेर का दौरा किया तो मेगा एक्सप्रेस हाईवे कुछ बने हैं, उनका भी उद्घाटन किया है, किसी का लोकार्पण किया है। जो बड़ी सिटीज़ है जैसे मुंबई है, कोलकाता है, वो राजस्थान से होकर वो मेगा हाईवे गुजर रहे हैं। तो इससे राजस्थान के विकास में कितना कुछ परिवर्तन होने वाला है? डेफिनेटली, अगर आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपका रोड अच्छा है, ट्रेन ट्रैक अच्छा है आपका और आपकी एयर कनेक्टिविटी अच्छी है, तो बिजनेस का तो ग्रोथ होना बहुत ही जायज़ है। क्योंकि जब किसी भी व्यापारी को अपना माल, कच्चा माल, बना हुआ माल, तैयार माल, जो भी उसको अगर किसी शहर में भेजने के लिए उसके पास में ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं, तो वो डेफिनेटली अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। और उस एक्सपेंशन में ये तीनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो एयर हो। और मतलब ना सिर्फ रेल और रोड, बल्कि एयर से भी हमारा एयर कार्गो मूवमेंट भी इतना बढ़ा है पिछले 4-5 सालों में कि एयर कार्गो मूवमेंट भी जयपुर में बहुत जस्ट 3 गुना हो गया है। जो आज से 5 साल पहले था, उसका 3 गुना तक हम जो है एयर कार्गो भी हमारा बढ़ा है।
तो डेफिनेटली ये तीनों चीज़ें पैरेलली धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है। राजस्थान के हर शहर से, आज जयपुर या किसी भी शहर से आपको ट्रेन या बस डेफिनेटली मिल जाएगी। हो सकता है आपको कहीं फ्लाइट मिले या ना मिले, लेकिन ट्रेन और बस तो लगभग आप प्रदेश के हर जिले, हर कस्बे से होकर के जा रही है। बिल्कुल सही बताया आपने। एक तरफ रेलवे है, एक तरफ सड़क है, एक तरफ हवाई यातायात है। इनकी कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेहतर इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के लिए इन तीनों की कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अर्चना जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राजस्थान जो है उसमें शुरू से ही पानी को लेकर काफ़ी संघर्ष रहा, इसी को लेकर हमने ERCP योजना, हमारी डबल इंजन की जब से सरकार आई है, आते ही हमने ERCP पे काम किया और उस पे काम शुरू भी हो गया है। जो ERCP है वो पूर्वी राजस्थान की पूरी तरीके से जो तस्वीर है उसको बदल कर रख देगी। बिल्कुल। ERCP पे जो मोदी जी ने बात करी, ERCP पे पूरी प्रदेश की जनता काफ़ी वर्षों से काफ़ी वेट कर रही थी इसका, क्योंकि डेफिनेटली इसको एक बोल सकते हैं थोड़ा, बिकॉज सरकार पहले दूसरी थी तो एक डिलेड इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसका। लेकिन जैसे ही नई सरकार आई और मध्य प्रदेश के CM और यहाँ पर दोनों ने साथ में जो MOU साइन किया वाटर मिनिस्ट्री के साथ, तो वह जो मैं पहले बात बोल रही थी, काफ़ी लोगों के मन में भी काफ़ी एक जो कहते हैं एक प्रसन्नता हुई, क्योंकि पानी के लिए यहाँ पर एक काफ़ी एक यहाँ के पिक्चर्स भी काफ़ी वायरल होते हैं कि काफ़ी किलोमीटर्स तक महिलाओं को जाना पड़ता है। तो ये भी प्रधानमंत्री जी अपना जिक्र कर चुके हैं कि पहले जो जितना चलकर जाना पड़ता था वो समय बचेगा, तो वो आप कहीं और लगा सकते हो अब। तो ये वाली जो बात है, हम बात करें ERCP, तो आप पूरा जो ईस्टर्न कॉरिडोर था वो पानी के लिए एक सिर्फ इसीलिए वो बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट से दूर था। लेकिन अगर ये ईस्टर्न का जो अभी ERCP का जिस तरह से पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो एक वहां पर भी एक अपने आप एक खुशहाली जो बोल सकते हैं, एक विकसित राजस्थान की एक बुनियाद वहां से जो है स्थापित हो रही है। दूसरी बात करें, उसी जगह से हमारे जो चीफ मिनिस्टर भी आ रहे हैं ईस्टर्न राजस्थान से ही, तो वो भी इस चीज के बारे में बार बार यही जिक्र करते हैं कि मैंने भी देखा है कि किस तरह से पानी की किल्लत स्टेट में है। लेकिन ERCP की बात करें तो ये इन सारी चीजों को काफी नए आयाम देने का वो क्या कहते हैं प्रोस्पेक्ट रखता है, और उसी दिशा और दशा में सरकार काम कर रही है। बिल्कुल। पहले घर से जल तक जाना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने हर घर जल योजना के तहत जल आपके द्वार, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो जल है वो आपके घर तक आएगा जल कनेक्शन के माध्यम से। और दूसरा, ERCP बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो वाकई में राजस्थान के जो लोग हैं, पूर्वी राजस्थान की एक पूरी तरीके से तस्वीर बदलने जा रहा है। विकास जी, बात चल रही है अमृत भारत स्टेशन योजना को लेकर, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें एक जिला एक उत्पाद नाम से जो सरकार ने योजना चलाई है, उसको भी अमृत भारत रेलवे स्टेशन का एक मुख्य हिस्सा माना गया है। तो ये अमृत भारत स्टेशन योजना में जो एक जिला एक उत्पाद है, इससे कितना कुछ प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वाली स्कीम है, ये हम लोगों ने अपने जयपुर मंडल के करीब करीब 28 स्टेशनों पर ये हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की हुई है। और जहाँ जिस शहर या जिस कस्बे की जो स्पेशलिटी है, हम यदि सांगानेर की बात करें तो सांगानेर इज़ फेमस फॉर कॉटन प्रिंट्स, तो इस तरह से जो जहाँ की स्पेशलिटी है उसको हम लोगों ने एक मौका दिया है एंटरप्रेन्योर्स को कि वो आएँ और हमारे स्टेशन पर उस तरह के उत्पाद को एक स्टॉल लेकर उसको वहाँ पर प्रदर्शित करें, और उससे एंटरप्रेन्योर्स को जो इनकम होगी वो उनके आर्थिक विकास के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी। इन स्टॉल्स की क्या कोई समय सीमा का निर्धारण किया गया है कि 15 दिन 20 दिन किसी एक को मौका मिलेगा फिर दूसरे को मौका मिलेगा, ऐसा कुछ क्राइटेरिया निश्चित है? हाँ, स्टॉल को हम लोग 15 दिन के लिए अलॉट करते हैं और फिर ये रिन्यू करते रहते हैं। तो इसमें जो लोग जब तक उनका इंटरेस्ट है, जब तक वो इच्छुक हैं उस स्टेशन पर स्टॉल चलाने के लिए, तब तक वो रह सकते हैं। उसके बाद दूसरा कोई यदि एंटरप्रेन्योर उसमें आना चाहता है तो उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा, क्या ये ज़रूरी है कि उस स्थान विशेष पे जो चीज़ काफ़ी प्रसिद्ध है, क्या उसका GI टैग होना जरूरी है? क्या GI टैग वाली जो चीजें हैं उन्हीं को वहां पर स्थान मिलेगा? नहीं, ऐसा कोई हम लोगों ने प्रतिबंध नहीं लगा रखा है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक जिला एक उत्पाद, मतलब स्थान विशेष की जो चीजें हैं उनको भी, मतलब जो यात्री हैं, जो पर्यटक आते हैं, वो भी उनसे रूबरू होंगे। मैं मेरी टीम से अनुरोध करूंगा कि जो अमृत
भारत स्टेशन को लेकर जो विजुअल क्लिप है उसमें आपको दिखाते हैं कि आखिर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत क्या कुछ जो सुविधाएं हैं वो यात्रियों को दी गई है और किस तरीके से स्टेशन की जो पहले जो स्टेशन हुआ करता था उसकी सूरत पूरी तरीके से बदल चुकी है। देखिए आप इस विशेष रिपोर्ट में। भारतीय रेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रही है और बन रही है साक्षी नित नई उपलब्धियों की, विकास की नई ऊंचाइयों की। दक्षिण में शानदार पाम्बन ब्रिज से लेकर उत्तर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज तक, पश्चिम में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से लेकर पूर्वोत्तर में रेल के कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स तक, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से लेकर वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत और नमो भारत रैपिड रेल जैसी आधुनिक ट्रेनों तक रेलवे की बीते 10-11 वर्षों की अभूतपूर्व प्रगति एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन का भी प्रतिबिंब है। आधुनिक रेलवे की इसी श्रृंखला का एक मुख्य हिस्सा है हमारे रेलवे स्टेशन। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, अमृत भारत स्टेशन योजना। लक्ष्य था देश के 1300 से अधिक स्टेशनों की दशा सुधारना, अव्यवस्थाओं को सुविधाओं से बदलना और उन्हें वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित करना। विकास और बदलाव का ये सफर आज एक अहम मुकाम पर पहुंचा है जब प्रधानमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, बिहार समेत 18 राज्यों में 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशनों का। दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में हैं। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। अमृत भारत स्टेशनों के साथ ही आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं सूरतगढ़, फुलेरा, उदयपुर, फलौदी और समदड़ी की इलेक्ट्रिक लाइनें देश को समर्पित, चूरू और सादुलपुर रेल लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास और बीकानेर और मुंबई के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ, जिससे विकसित भारत के भागीदार के रूप में भारतीय रेल ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। तो आपने देखा अमृत भारत स्टेशन पर यह विशेष रिपोर्ट जिसमें किस तरीके से राजस्थान के लिहाज से भी ये बताया गया कि राजस्थान में किस तरीके से जो रेलवे ट्रैक है उनका इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो उनका विद्युतीकरण किया जा रहा है और किस तरीके से जो राजस्थान के अमृत भारत स्टेशन सहित देश की जो अमृत भारत स्टेशन है उनमें किस तरीके की सुविधाएं दी जा रही है। विकास जी, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वीडियो क्लिप में भी कहा है, कई शुभारंभ भी किए हैं, साफ कहा है कि जो भारत है उसमें किसी भी प्रकार की असमानता नहीं हो। जो लोग हैं, चाहे निम्न वर्ग के हो चाहे मध्यम वर्ग के लोग हों, अगर उनका सपना है एयरपोर्ट में जाने का, अगर वो एयरपोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं तो क्यों ना रेलवे स्टेशन में इस तरीके की सुविधा दी जाए ताकि उनको भी रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट का एहसास हो। जी, आपने सही कहा। जी, हम लोगों ने जो अमृत स्टेशन डेवलप किए हैं उनमें लगभग एयरपोर्ट से मिलती जुलती हम लोगों ने फैसिलिटीज़ सारी डेवलप की हैं। मैं कुछ फैसिलिटीज़ आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करूँगा। जैसे कि आप हमारे अमृत स्टेशन में बहुत अच्छा एक एग्जीक्यूटिव लाउंज होगा। इसके अलावा एयर कंडीशनड वेटिंग हॉल्स बनाए गए हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है, जिससे कोई भी वहाँ पे भीड़ का कोई कंजेशन ना हो सके। इसके अलावा हम लोगों ने सर्कुलेटिंग एरिया में प्रॉपर 2 व्हीलर पार्किंग, 4 व्हीलर पार्किंग, ये प्रॉपर ट्रैफिक फ्लो
और इसके अलावा हर जगह हम लोगों ने स्टेशन के बाहर एक पोर्च बनाया है जिसे हम कहें कॉन्कोर्स हॉल है, और हम लोगों ने अपने बुकिंग विंडोज़, जो पीआरएस काउंटर्स हैं, इसके अलावा जो हमारे स्टेशन मास्टर्स और जो स्टाफ बैठते हैं उनको बैठने के लिए जो कमरे हैं, जो उनको भी उनका अपग्रेडेशन किया है, जिससे स्टेशन को एक नया रूप दिखे। और जो पहले जिस तरह से हम लोग जब स्टेशन डेवलपमेंट का काम करते थे, तो हम लोगों की कोशिश रहती कि हम पुरानी बिल्डिंग को संजो के रखें और कुछ बिट्स एंड पार्ट्स में हम लोग डेवलपमेंट करते थे। इस बार एक मास्टर प्लान बना के पूरे स्टेशन को अगले 30-40 साल का नजरिया देखते हुए किस तरह से समग्र विकास किया जाए, उस पर हम लोगों ने फोकस किया। जी बिल्कुल, आपने सही बताया कि पहले किसी स्टेशन का कुछ रिनोवेशन होता था तो एक पार्ट का कर दिया, दूसरे को छोड़ दिया, दूसरे का बाद में करेंगे, तीसरे का कर दिया, चौथे का छोड़ दिया, उसका बाद में करेंगे। लेकिन जैसा आपने बताया कि पूरे स्टेशन को समग्र रूप से बनाया गया और उसी तरीके से उसका विकास किया गया, जो निश्चित तौर पर विकसित राजस्थान में कहूं या विकसित भारत के निर्माण में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। शिवांग जी, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहा कि जो भी हम काम करते हैं वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के आधार पर करते हैं। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ये अमृत भारत स्टेशन जो योजना स्कीम जो है, ये भी इसका एक, आप इसको भी इसका वो देख सकते हैं कि सेंट्रली इन्होंने इस तरीके का प्लान किया कि हम देश के हर स्टेशन को, मैक्सिमम स्टेशंस को अच्छे से डेवलप करेंगे, ताकि कोई भी स्टेशन, 1000 से अधिक जो स्टेशन है उनको एक ही तरीके से सुसज्जित करेंगे, उनमें सुविधाओं का विस्तार विकास करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि पहले फंड प्रॉपर नहीं आता था जी। मतलब आप पता चला कि काम की स्वीकृति मिल गई, लेकिन वित्तीय अभी तक कोई स्वीकृति नहीं मिली है, कोई वित्तीय कोष आवंटित नहीं किया गया, उसका इंतजार लगातार कई सालों तक करना पड़ता है, योजना ही चली बिल्कुल। लेकिन अब रेलवे के परिदृश्य से अगर मैं बोलूं तो इतना फंड है, मतलब इतना फंड दिया हुआ है हर बार बजट में कि अब तो स्थिति हो जाती है कि पैसा कहाँ कैसे जल्दी खर्च हो, इसको लेकर के मंथन होता है कि यार ये काम, मतलब अब कुल मिला के बात यह है कि अब रुकने वाली जैसी स्थिति तो कोई आती नहीं है इधर। मतलब रेलवेज ने भी जोनल रेलवे पे, चाहे मंडल स्तर पर, हर स्तर पर पावर जो है वो एनहांस की है ऑफिसर्स की, कि ताकि क्विकली वो डिसीजन करके और यात्री सुविधाओं को बेहतर बना सके। जी बिल्कुल सही बताया, ये नया भारत है, ये न रुकेगा न थमेगा, विकास के पथ पर लगातार चलता रहेगा। अर्चना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पलाना में जनसभा को संबोधित किया और पाकिस्तान को सख्त संदेश भी दिया कि अब जब भी भविष्य में बात होगी तो या तो आतंकवाद पे होगी और पीओके पे होगी, इसके अलावा किसी पर भी बात नहीं होगी। बिल्कुल, जो मैं विकास परियोजनाओं की तो बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी उन्होंने पाकिस्तान को भी टारगेट किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। बिल्कुल, ये वाली जो ऐसी चीज थी कि ये सबके मन में थी। इस बार ये था कि जब ये आर पार की लड़ाई रहेगी और पीओके समस्त भारत जन का एक ये वो है कि पीओके हमारा है, तो वो भारत का अभिन्न अंग है और उसको भारत के साथ जुड़ना चाहिए। तो ये काफ़ी टाइम से इस पे चर्चा हो रही है। तो इस बार जो पीएम ने जो संदेश दिया यहाँ से, वो बिल्कुल क्लियर बोला उन्होंने कि जो नेक्स्ट अब जो राउंड ऑफ टॉक्स होंगे वो पीओके पे होंगे और टेरर पे होंगे, क्योंकि टेरर एक ऐसी चीज़ है, ये हमारे, अगर हम बात करें तो अटैक्स जो हैं, जो क्रॉस बॉर्डर जो है इन्फिल्ट्रेशन और टेरर हो रहा है, तो उसको इस बार इन लोगों ने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन लेते हुए ये कहा कि अब अगर कोई अटैक होता है तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वॉर होगा, है ना। अर्चना जी, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, राजस्थान की जो सीमा है 1070 किलोमीटर जो सीमा है सीमावर्ती एरिया की, वो पाकिस्तान से लगती है। तो राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कभी भी हो सकती है। शायद इसीलिए बीकानेर उन्होंने सेलेक्ट किया, क्योंकि नाल एयरबेस की जो बात करें, यहीं पर पाकिस्तान ने ट्राई किया था अटैक करने का, और किस तरह से हमारी फौज ने उसको नाकाम किया। लेकिन हमारे यहाँ से जो अटैक हुआ उनका, रहीम यार जो उनका जो एयरपोर्ट था, वो पूरा तबाह कर दिया। तो पीएम मोदी ने इसका जिक्र भी किया कि वो उन्होंने तो कोशिश की हमारे यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन आज उनका एयरबेस आईसीयू में है। तो बहुत
क्लियर संदेश है कि भाई इस बॉर्डर के एरिया में नजर उठाकर भी नहीं देखें जी, है ना। और व्यापार की बात है तो बिकॉज यहाँ पर यार डेफिनेटली ट्रेड्स होते रहे हैं, काफी टाइम से होते रहे, लेकिन अब उन्होंने ये भी क्लियर किया कि भाई ट्रेड नहीं होगा टेरर ट्रेड साथ में नहीं रहेगा, है ना। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई खून जो है, अगर खून बहेगा तो पानी नहीं बहेगा। तो क्लियर संदेश है हर चीज के कि हमारे भारत में अगर हम लोग फ्लरिश हो रहे हैं, हम लोग अपना ये नहीं चाहेंगे कि आतंकवाद पड़ोसी देश उसके ऊपर नजर उठाकर देखे। और उन्होंने ये भी क्लियर कहा कि सिंदूर जब बारूद बन जाता है तो क्या अंजाम होता है, हमने ये चीज दिखाई है। तो हर एक स्टेटमेंट का रिप्लाई था उनके पास में, हर चीज पर बात हुई है। और ये भी यानी विकसित भारत जो है वो कहीं पीछे ना छूटे, इसीलिए ये चीज उन्होंने हर चीज क्रिस्टल क्लियर सबके सामने इतने बड़े पैमाने पर वर्ल्ड को मैसेज दिया है, जो मैं बोलूंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पूरे विश्व को एक संदेश दिया है, और ये भारत ने दिखा भी दिया कि पूरे विश्व में किस तरीके से वैश्विक शक्ति के रूप में भारत उभरा है। विकास जी, जिस तरीके से हमने हालात अभी देखे पहलगाम आतंकी हमले के बाद में, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारतीय सेना ने जो अदम्य साहस शौर्य का जो परिचय दिया, वाकई काबिले तारीफ है। इन परिस्थितियों में क्योंकि राजस्थान सीमावर्ती राज्य है, तो राजस्थान में रेल यातायात को देखा जाए तो रेल यातायात भी अपनी एक बहुत ही प्रभावकारी भूमिका निभाता है। तो इस लिहाज से रेलवे को विकसित करना राजस्थान के लिहाज से कितना कुछ जरूरी मानते हैं आप? देखिए, क्योंकि सीमावर्ती जिला है राजस्थान सीमावर्ती राज्य है राजस्थान जी। राजस्थान सीमावर्ती राज्य है जी, और सीमावर्ती राज्यों में जो मूवमेंट है, मोबिलिटी है, वो डेफिनेटली इंप्रूव होना चाहिए। बिल्कुल, जहां पर अभी सिंगल लाइन वर्किंग है उसकी डबलिंग होना चाहिए। अभी हाल ही में जो हमारे माननीय रेल मंत्री जी आए थे बीकानेर में, उन्होंने भी इस तरह के निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी आपकी सिंगल लाइन अभी वर्किंग चल रही है, उसको डबलिंग के लिए एकदम से आपको प्रपोज करना है और जल्दी से इस तरह के वर्क को सैंक्शन करा के आपको एग्जीक्यूट भी कराना है। तो सामरिक दृष्टि से जहां जिन लाइंस का रिन्यूमरेटिव कोई हम लोगों को उसका रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिल रहा है, उनको भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए वहां पर तुरंत हम लोगों को कार्य करने की आवश्यकता है। और ऐसे सभी सेक्शंस को आइडेंटिफाई करके जो बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, वहां पर रेल परिवहन की व्यवस्था तुरंत सुचारू रूप से हमें कराना चाहिए। साथ ही साथ जहां जहां स्पीड अपग्रेडेशन, जो अभी एग्जिस्टिंग स्पीड्स हैं, उनको बढ़ाने की जहां जहां गुंजाइश है, हम लोग मैक्सिमम स्पीड जहां पर 130 किलोमीटर कर सकते हैं, उन रेलखंड को भी स्पीड अपग्रेडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही बताया कि स्पीड को लेकर भी एक समय था जब स्पीड का बाउंडेशन रहता था, लेकिन आजकल 130, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 130-140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ट्रेन चल रही है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिक्र किया कि अब भारत वो भारत है जहां पे बुलेट ट्रेन चलेगी जी, और वंदे भारत जो ट्रेन है उनकी संख्या में भी इजाफा किया जा रहा है। जी। अभी राजस्थान में हम लोग 4 कुल वंदे भारत ट्रेन संचालित कर रहे हैं जी। पहली ट्रेन जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो पहले अजमेर से दिल्ली कैंट तक चलती थी, उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया है अप टू चंडीगढ़। सेकेंड वंदे भारत ट्रेन है वो जोधपुर से साबरमती भी चल रही है, और थर्ड वंदे भारत है वो जयपुर से उदयपुर और उदयपुर से आगरा। ये कुल अभी हम लोगों के पास ये वंदे भारत ट्रेन्स जो अभी हम लोग चला रहे हैं। और फ्यूचर में हम लोग अपने कुछ स्टेशन जो महत्वपूर्ण कोचिंग टर्मिनल्स हैं, उनमें वंदे भारत ट्रेन्स को मेंटेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। आपको जैसा मालूम होगा कि जयपुर में ही खातीपुरा जो स्टेशन है, उसके साथ ही एक कोचिंग टर्मिनल भी डेवलप किया जा रहा है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन्स के मेंटेनेंस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कार्य प्रगति पर है, और जल्दी ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और भी वंदे भारत ट्रेन्स के रखरखाव के लिए जो भी संसाधनों की आवश्यकता है उन पर कार्य किया जा रहा है। इसी तरह से जयपुर स्टेशन पर हमारा जो वॉशिंग लाइन जिसे हम लोग पिट लाइन बोलते हैं, उन पे भी कवर्ड शेड वंदे भारत शेड के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिससे हम इस तरह की जो एडवांस ट्रेन्स हैं, चाहे वो वंदे भारत हो या अमृत भारत है या नमो भारत है, इन ट्रेन्स को अच्छे तरह से उसका मेंटेनेंस करके और इन ट्रेन्स की संख्या को बढ़ा सकें। जी बिल्कुल, इससे वक्त की भी बचत होगी और जो यात्री है उनको भी बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेगी। शिवांग जी, पिछले कई सालों से देखा गया है कि रेलवे दुर्घटनाएं जो हो रही थी, पिछले 10-11 सालों में जो रेलवे दुर्घटनाएं हो रही, उनमें भी काफ़ी हद तक कमी आई है। अभी जो केंद्रीय रेल मंत्री, उन्होंने कुछ ही महीनों पहले जो कवच जो है रेलवे का जो सुरक्षा सिस्टम बनाया गया है,
उसको भी टेस्ट किया है, और यही कारण है कि पिछले कई सालों में हम देख रहे हैं कि रेलवे में जो दुर्घटनाएं हो रही थी उस पर कहीं ना कहीं रोक लगी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं जी। एक तो सबसे मुख्य इसमें मॉनिटरिंग, जो ट्रेन ऑपरेशन पे इतनी ज़बरदस्त मॉनिटरिंग है, जो रेलवे के गैंगमैन, ट्रैकमैन, इन लोगों की लगातार जो है वो पिछले कई समय से पद खाली पड़े हुए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में भर्तियां वगैरह हुई, तो उन जो ट्रेन संचालन में सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी कमी को दूर किया गया। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है उन पे हम काम कर रहे हैं। अब वो ज़माना गया कि कोई ट्रेन को, जो ट्रेन की फाटक है उसको कोई बंद करने के लिए आएगा, फिर ट्रेन जाने के बाद में उसको ओपन करने के लिए आएगा। हमने पूरे देश में ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि अब मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग से बिल्कुल मुझे भी, मतलब जयपुर डिवीजन में भी, इवन जयपुर मंडल में नहीं, मैं तो पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे में कहूँगा कि उत्तर पश्चिम रेलवे में भी मानव रहित फाटकों की संख्या ना के बराबर अब रह गई है। लगातार रेलवे उन फाटकों पे या तो अंडरपास या ओवरब्रिज वगैरह कुछ भी बना करके उन फाटकों को ख़त्म कर रहा है, ताकि इस तरीके की दुर्घटनाएं जो हैं उनको रोका जा सके। और सबसे बड़ी चीज़, मतलब महत्वपूर्ण इसमें यह है कि केंद्र में और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार होने का सीधा सीधा फायदा न सिर्फ रेलवे को बल्कि रोड को भी और उसके साथ में हवाई मार्ग को भी मिल रहा है, और इनके साथ में उस राज्य की जनता को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, जनता तो लाभान्वित होती है इससे। और मतलब पहले जहां रेलवे के पास लगातार समस्याएं होती थी कि जमीन नहीं मिलती थी, अब मुख्य सचिव खुद लगातार, मुख्यमंत्री खुद लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और इन सब चीज़ों को, रेलवे की जितनी भी लैंड इश्यूज हैं, अभी रिसेंटली भी पिछले दिनों मुख्य सचिव ने इसको लेकर के रेलवे जीएम, न सिर्फ उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे के भी, जो क्योंकि कुछ हिस्सा राजस्थान में उत्तर मध्य रेलवे का भी लगता है, तो उनके साथ एक मीटिंग करी, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। तो कुल मिला के बात यह है कि रेलवे के लिहाज से सरकार बहुत पॉजिटिव है और रेलवे भी जो है सरकार के उस जो सपोर्ट है उसका पूरा फायदा उठा रहा है, बिल्कुल लगातार सुविधाएं दे रहे हैं। रेलवे के साथ साथ यातायात और परिवहन और सड़क सुरक्षा है, सड़क व्यवस्था है, जो स्टेट की जो है उसमें भी सरकार पूरी तरीके से सजग है, सतर्क है और हर क्षेत्र में विकास के पथ पर लगातार अग्रसर राजस्थान को कर रही है। अर्चना जी, आपके पास में आएंगे। अर्चना जी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, उसमें जो भारत जो पहले था कि भारत को काफ़ी चीज़ों के लिए इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन आज भारत बदल चुका है। भारत आजकल निर्यात कर रहा है उन चीज़ों का, और उसमें उन्होंने स्वदेशी हथियारों का जिक्र किया। यानी हमारा, अगर हम लोग आज डिफेंस की बात करें तो डिफेंस जो है सेगमेंट आत्मनिर्भर भारत का एक, वो कह सकते हैं, पर्यायवाची बन चुका है। बिकॉज जिस तरह से हमने वो सारी चीज़ें विकसित करी, आज जो ये पूरा हुआ ऑपरेशन सिंदूर, इसमें जिक्र हुआ S-400 का, आकाशदीप मिसाइल्स का, तो उसके बाद में हमारे जो राजनाथ सिंह जी थे ये लखनऊ पहुंचे और किस तरह से उन्होंने एक नया जो इनॉग्रेशन किया वहां पर, फिर से कि ये वाली चीज़ें भी नई रेडी होकर आ रही हैं। जिस तरह से हम डिफेंस वेपन्स का अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा विश्व देख रहा है कि यानी क्या हो रहा है ये, और ऑर्डर्स भी आ रहे हैं हमारे पास में। तो यानी यहीं पर नहीं, अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें वहां पर भी हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं पूरी दुनिया को। तो मतलब यानी जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको धरातल पे लेकर आ रहे हैं, हम उसको प्रूव करके बता रहे हैं कि अगर हम कर रहे हैं तो ये सामने चीजें सटीक प्रमाण है। तो डिफेंस का अभी तक तो हम लोग इंपोर्ट ही कर रहे थे, हमारे जो थे हम कहीं रशिया से ले रहे थे, कहीं फ्रांस से ले रहे थे, लेकिन चीजें बदली हैं। किस तरह से डिफेंस हम लोगों ने अपने खुद के इक्विपमेंट, अपने हथियार जो हमने विकसित किए हैं, वो इस बार पूरी दुनिया ने देखा। जी, पूरी दुनिया ने देखे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट संदेश दिया कि हम देश के विकास के लिए कई तरह की योजनाएं भी लेके आए। राजस्थान का जिक्र करें तो PM सूर्यघर बिजली योजना जो राजस्थान में बेहतरीन पूरे देश में तो करी रही है, और राजस्थान क्योंकि सोलर एनर्जी में पूरा सिरमौर है तो बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर रही है। आप तीनों से अंतिम मेरा एक प्रश्न रहेगा, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है, तो किस तरीके से रेलवे अपनी प्रभावी भूमिका निभाने जा रहा है? विकास जी। देखिए, रेलवे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर काफ़ी कार्य चल रहा है।
जी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे पास करीब करीब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के 21,000 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी सैंक्शनड हैं जी। उसमें चाहे दोहरीकरण हो या रेल मार्गों का विद्युतीकरण हो या फिर और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्रिएशन की बात है, जैसे हम लोगों ने वॉशिंग लाइन, पिट लाइंस डेवलप करना है, नए गुड शेड बनाना है और इस तरह से हम लोग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां जहां गुंजाइश है जिसको और हम इंप्रूव कर सकते हैं उन सबकी हम लोगों ने योजना बनाई है। कुल मिलाकर रेलवे, जो भारतीय रेल सेवा है, जो भारतीय रेलवे विभाग है, पूरी तरीके से तैयार है 2047 तक विकसित बनाने के लिए। इस शिवांग जी, आपका क्या कुछ कहना रहेगा? 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। बिल्कुल, मैं ना सिर्फ रेलवे बल्कि रेलवे के साथ में हवाई मार्ग, सड़क मार्ग, तीनों जो हैं वो अपने लेवल पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन विशाल जी, मैं तो ये कहूँगा कि आज से कुछ साल पहले शायद एक आम आदमी सपने में सोचता था कि वो कभी हवाई सफर कर बिल्कुल आम आदमी जो सपने में सोचता था वो आज हकीकत के धरातल पे देख रहा है। अर्चना जी, जल्दी से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना है। बिल्कुल, आज हम देखें तो जो हमने बात किया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, हमने रेलवेज, एयर, रोड्स सबको डेवलप कर दिया है, हम एक्सपोर्ट्स पे बात कर रहे हैं, तो कुल मिला के हम एग्रीकल्चर पे बात कर रहे हैं। हमारे जो मिलेट्स हैं, श्री अन्न योजना, वो पूरे वर्ल्ड में आज के टाइम पर हर कोई डिस्कस कर रहा है। हमारा आयुर्वेदा वेलनेस पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक रास्ता तो हम लोगों ने ऑलरेडी चलना शुरू कर दिया है और 2047 तक एक जो विकसित भारत का जो स्वप्न है वो डेफिनेटली एक रियलिटी में कन्वर्ट होगा। जी बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं। और आज आप तीनों इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता के साथ, सहजता के साथ अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये नया भारत है, 2047 तक विकसित भारत का जो हमने सपना देखा है वो जरूर पूरा होगा और देश में उम्मीदों के एक नए सूरज का उदय जरूर होगा। डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।